नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 16 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीओएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक यूपीपीसीएस, बिहार, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं नेशनल अफेयर सेगमेंट में। तो इसमें पहली खबर है गवर्नमेंट इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमएसएमईज, यानी सरकार ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया, आसान कर दिया है। तो अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसको कहते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के साथ समझौते में पेश किया गया है। जो वस्तुओं और वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण, प्रोसेसिंग या संरक्षण में लगी हुई संस्थाएं हैं। तो द गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब इसको इजी कर दिया है। दे विल नाउ ओनली नीड टू प्रोवाइड पैन एंड आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी अब पंजीकरण के लिए सिर्फ पैन और आधार देने की जरूरत है और सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी। तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी साहब हैं। तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एमएसएमई यूनिट विल गेट प्रायोरिटी इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, यानी उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बाद एमएसएमई इकाइयों को वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो नितिन गडकरी सेड दैट with the aim of making India a global economic superpower, the aim of MSMEs is to create a conducive environment for MSMEs to increase their contribution to the $5 trillion economy, यानी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में उसके योगदान को बढ़ाने के लिए जो माहौल तैयार किया जा रहा है, यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड ही आल्सो सेड दैट to boost the economic activity of MSMEs, the government has announced a special incentive package 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी के तहत ही उन्होंने ये भी कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा भी की गई है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा सके। तो एमएसएमई इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी भारत में सबसे बड़ा क्या है? कृषि क्षेत्र है। उसके बाद रोजगार देने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 120 यानी 120 मिलियन लोगों को रोजगार यह मुहैया कराता है। तो इट कंट्रीब्यूट अबाउट 11% ऑफ जीडीपी टू मैन्युफैक्चरिंग एंड 24.63% ऑफ जीडीपी टू सर्विस एक्टिविटीज। And MSMEs contribute to 45% of India's total export, यानी भारत के कुल निर्यात में इसका 45% का योगदान है। Inclusive growth is promoted by MSMEs as to provide a lot of employment opportunities in rural areas। तो यानी जो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? समावेशी विकास, यानी हर सेक्टर का विकास एक निरंतर गति से चले, उसे ही समावेशी विकास कहा जाता है। वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वह संरचना के क्षेत्र का हो, सभी क्षेत्रों के विकास को समावेशी विकास के रूप में। तो वह उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। कौन? एमएसएमई। तो एमएसएमई कॉन्स्टिट्यूट over 90% of total enterprises in most of the economies and are credited with generating the highest rate of employment growth and account for a major share of industrial production and export, यानी कुल उद्यमों का 90% इसका जो है कंट्रीब्यूशन है। रोजगार वृद्धि की उच्चतम दर भी यह उत्पन्न करता है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें सरल किया गया मंत्रालय के द्वारा,
अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में नाटो समिट, नाटो शिखर सम्मेलन। दोस्तों अभी G7 शिखर सम्मेलन कार्बिस्बे में हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार यात्रा पे निकले और वह जो है उनका काफी बिजी कार्यक्रम में, तो G7 उसके साथ साथ नाटो और उसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात। तो एट द समिट बीइंग हेल्ड इन ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेड क्वार्टर भी है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। It is famous for diamond cutting industry. The NATO leaders warned that China has been posing a military threat. यानी चीन जो है, चीन ने सैन्य खतरा पैदा कर दिया है, ऐसा नाटो के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में डिस्कस किया। तो नाटो लीडर्स सेड दैट चाइना इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। वह लगातार सतत जो है लगा हुआ है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में। इट इज ओपेक अबाउट इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिटरली इंक्रीजिंग कोऑपरेशन विथ रसिया। तो वह जो है आधुनिकीकरण को लेकर अपारदर्शी है, रूस के साथ सैन्य सहयोग रूप से भी सहयोग वह बढ़ा रहा है। और नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग warned China was coming closer to NATO in military and technological terms। तो यानी नाटो के जो चीफ हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन सैन्य और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में संगठन के करीब आ रहा है। तो इस तरह से बट द एम्फेसाइज दैट ऑल अलायंस डज नॉट वांट ए कोल्ड वॉर विथ चाइना। लेकिन उन्होंने यह भी जोर देके कहा कि ये गठबंधन चीन के एक शीत युद्ध के साथ शीत युद्ध नहीं चाहता, यानी कोल्ड वार। आप लोग देखे होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था और इस तरह से कोल्ड वार चलता रहा जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। तो नाटो इज ए पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तो नाटो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट विस्तार के खतरे के जवाब में इसे स्थापित किया गया था। तो 1948 में 49 में इसकी स्थापना की गई थी, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इन रिसेंट डिकेड चाइना हैज emerged as a top military and economic power in the world। यानी वह शीर्ष सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आया है चीन। तो द कम्युनिस्ट पार्टी विच रूल्स इन चाइना हैज स्ट्रेंथेंड इट्स होल्ड ऑन पॉलिटिक्स, पीपल्स डेली रूटीन एंड अदर थिंग्स। यानी चीन में शासन चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीति, लोगों की दिनचर्या और बाकी चीजों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। द चाइनीज मिलिट्री करेंटली हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म फोर्स विथ मोर देन 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स। यानी 20 लाख से अधिक उसके सक्रिय सैनिक हैं इस समय। तो नाटो हैज बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज विच इट सीज एज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर। यानी नाटो जो है चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंतित हो गया है, जिसे वह अपनी सदस्यों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे के रूप में वह देख रहा है। तो ऐसे में इस शिखर सम्मेलन का इस बार का सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया चीन की बढ़ती जो प्रभुसत्ता है उस पर जो है चिंता जताई है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लीजिए कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह आप मैप में देख रहे होंगे, यूरोपियन कंट्री हैं मैक्सिमम, नॉर्थ और अमेरिका है ही, रसिया कनाडा है। तो यह जो है ये यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के संगठन देश जो है नाटो के सदस्य हैं। दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तब 12 सदस्य हुआ करते थे। एट प्रेजेंट टाइम 30 सदस्य, और 30वां जो सदस्य बना है वह उत्तरी मकदूनिया 27 मार्च 2020 को बना है। यहां पर देख सकते हैं यह मैसिडोनिया है, ये सारे कंट्रीज जो हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। एलाइड कमांड ऑपरेशंस हेडक्वार्टर वह मॉन्स है
बेल्जियम में ही जगह वहां पर स्थित है। तो ये भी फैक्ट, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। In June 2021, World Giving Index was released by the UK-based Charity Aid Foundation, जिसे CAF कहेंगे, इसके द्वारा जारी किया गया है। और द चैरिटी एड फाउंडेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम that promote transforming lives of communities around the world। यानी पूरे विश्व में, दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है यह अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इस बार जो फर्स्ट पोजीशन इंडोनेशिया गॉट द फर्स्ट रैंक इन दिस इंडेक्स, याद रखेंगे, तो इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। एंड उसके बाद है केन्या, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, केन्या ने भारत को भी सहायता भेजी। नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। इन दिस द लोएस्ट पोजीशन होल्डर वर जापान, पुर्तगाल, बेल्जियम एंड इटली। और इंडेक्स हैज बीन रैंक्ड 14th out of 114 country in this index। यानी एक 114 में भारत का 14वां स्थान है। तो according to this, there was a significant increase in charity and philanthropic activities in India between 2017 to 19, and this trend continued in year 2020। इस तरह से जारी रहा। और इस सूची में यूएसए और यूके क्रमशः 19th एंड 22 रैंक पर हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। एमॉन्ग इंडियाज नेबरिंग कंट्री या सार्क देशों में अगर बात की जाए तो नेपाल 27, श्रीलंका 63, बांग्लादेश 69, चीन 95 एंड पाकिस्तान 107। तो दिस ईयर सर्वे बाय द चैरिटी एड फाउंडेशन मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन ऑन चैरिटीज एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। यानी इस बार का जो था वह कोविड-19 को कह सकते हैं कि इसकी वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से काफी प्रभावित हुआ। और यह 3 इसके जो मेन इंडेक्स हैं, इसको 3 है। द हेल्प ऑफ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी की मदद करना, फाइनेंशियल ग्रांट टू ए चैरिटी देना, वॉलेंटरी डोनेशन ऑफ टाइम ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से यह जो है किसी अजनबी को सहायता देता है, किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान, स्वैच्छिक समय दान। तो इस तरह से इन गतिविधियों में शामिल देशों को यह इंडेक्स में रैंक प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, व्हाट आर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। दोस्तों जैसा कि आप लोग वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि मानसून आ चुका है, वर्षा शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि किसी न किसी क्षेत्र में आप सूखे का भी अनुभव करेंगे इसी दौरान। तो यह जो है मानसून मिशन, तो यह बाढ़ और सूखा के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, क्या जलवायु कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, बार बार मानसून में विघटन या अनियमितताएं जिसकी वजह से सूखा आता है। तो इसके लिए मानसून मिशन क्या है? तो द मानसून मिशन इज ए नेशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस with an objective to develop state of the art forecasting system for monsoon rainfall on a different time basis। तो इस तरह से इसका पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना है मानसून मिशन का। और ये कार्यक्रम कौन चला रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो मिशन आर created by national and international research group to achieve certain objectivities to enable faster and improved forecasting and improving models based on seasonal range measurements। तो इस तरह से ये जो मौसमी सीमा आपके आधार पर इस मॉडल में और सुधार किया जाएगा। Such observational program will help in better understanding to एटमॉस्फेरिक प्रोसेस रिलेटेड टू मानसून। इसमें जो वायुमंडलीय दाब की प्रक्रियाएं हैं, इन सब को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। और इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी IITM कहाँ है? पुणे में है। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज हैदराबाद,
जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा पार्टिसिपेट इन मानसून मिशन। तो इस जो मानसून मिशन में ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट आर मानसून इरेगुलरिटीज, यानी मानसून संबंधी अनियमितताएं क्या हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग मानसून मानसून में बार बार नाम ले रहा हूं, तो ये मानसून है क्या। तो भारतीय मानसून कहा जाता है कि भारतीय कृषकों के लिए या भारतीय कृषि के लिए जुआ कहा जाता है, गैम्बल है। यानी जिस बार मानसून सही समय पे आता है, भारत की कृषि लहलहाती है। और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अधिक होता है, तो भारत की जीडीपी में भी वृद्धि होती है। यही कहा जाता है कि भारतीय जो कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इसे मेरुदंड कहा जाता है। और यही कारण है कि भारत की आज भी 60% एग्रीकल्चर लैंड कह सकते हैं किसके भरोसे बैठा होता है, वह मानसून की राह देखता है। यानी अभी हम लोगों ने लगभग 40% ही इरिगेशन डेवलप कर पाए हैं। तो यही कारण है कि अभी भी भारतीय कृषि मानसून की राह देखती है। 60% कृषि तो कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें अनियमितताएं हो जाती हैं तो उसी वजह से सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो मानसून की जो बारिश के रूप में सूखे से राहत देता है, भारतीय कृषि को काफी हद तक प्रभावित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मानसून का प्रभाव भी आपको मैंने बताया ही। तो मौसम संबंधी अनियमितताएं, कभी कभी कहते नहीं मानसून लेट हो गया, मानसून चला गया, हवा उड़ा कर लेके चली गई, तो इन सब के पीछे क्या कारण है। तो वैश्विक कारण भी है, स्थानीय कारण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और हवाओं की गति यानी कह सकते हैं तापमान। अब सोचिए इस बार उत्तर भारत में मार्च अप्रैल मई, अभी जून का महीना चल रहा है, और वहां पर उतनी गर्मी नहीं पड़ रही जितना कि वर्तमान समय में पड़नी चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा, वायु दाब यानी उच्च कह सकते हैं जो लो प्रेशर है वो ठीक से क्रिएट ही नहीं होगा। ऐसे में वर्षा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी, और हवा में क्या होगा, ड्राइनेस, एयर ड्राई अगर हो गई, क्योंकि हवा में आर्द्रता होगी तभी वर्षा कराएगी, और आर्द्रता नहीं होगी तो इस तरह की समस्याएं तो जो है मानसून में अनियमितताएं हो जाती हैं। तो एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स इन सम एरिया, यानी अब ज्यादा वर्षा जहां हो गई, अभी आप सुनने को मिलेगा जैसे मुंबई में देखिए बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो यह नगरी अर्बन क्षेत्रों में आप बाढ़ का सोच रहे होंगे, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न, बहुत सारी चीजें वहां पर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे स्थानीय कारण भी हैं। तो अत्यधिक वर्षा से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जबकि अन्य भागों में बहुत कम वर्षा या वर्षा ना होने से सूखा और अकाल पड़ जाता है। तो इस तरह का यह क्या है, इरेगुलरिटीज की वजह से ही तो है। तो सच फ्लक्चुएशंस ऑफ रेनफॉल हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द पीपल एंड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू अवॉइड दीज कैलामिटीज, यानी कह सकते हैं कि इन आपदाओं को टालने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण मानसून मिशन स्टार्ट किया गया। हम बाढ़ और सूखे को कैसे डिफाइन करेंगे, जनरली द कैचमेंट एरिया गेट्स फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बट समटाइम इट आल्सो हैपन ड्यू टू रप्चर ऑफ डैम, कभी कभी बांध टूट जाने की वजह से, जबकि उस समय मानसून भी नहीं होता है फिर भी बाढ़ आ जाती है। कभी कभी आप देखते हैं बादल फट जाता है, फ्लस जो है फ्लड्स आर फ्लूड दैट अकर विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कभी कभी जो है भारी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, बादल का फटना, बांध के टूटने का कम समय, तो ये 6 घंटे के अंदर, तो उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। तो ड्रॉट क्या होता है, यानी लंबे समय तक वर्षा नहीं अगर वहां हो रही है तो वह से क्षेत्र सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे सूखा को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी मेट्रोलॉजिकल इसको कहेंगे सूखा, यानी मौसम संबंधी सूखा। अब मौसम संबंधी सूखा, दूसरा क्या है, हाइड्रोलॉजिकल सूखा। ये हाइड्रोलॉजिकल सूखा में क्या होता है, तो ये एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखिए। और तीसरा है कृषि सूखा, यानी एग्रीकल्चर ड्रॉट। और चौथा है सामाजिक आर्थिक सूखा, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मौसम संबंधी का मतलब है कि किसी क्षेत्र में मौसम संबंधी सूखा उस स्थिति या रूप में परिभाषित किया जाता है जब क्षेत्र में जो प्राप्त मौसमी वर्षा उसके दीर्घकालिक औसत से 75% कम अगर वर्षा होती है,
उस क्षेत्र वो कम होती है, तो यदि वर्षा की कमी 26 टू 50% हो जाती है तो उसे हम मध्यम सूखा, मीडियम ड्रॉट के रूप में इसको कैटेगराइज करते हैं। और जब बारिश सामान्य से 50% से अधिक कम हो जाती है तो उसे गंभीर ड्रॉट, ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित कर दिया जाता है। और दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इसमें क्या है, तो इस अवधि में परिभाषित किया जा सकता है इसको, जिसके दौरान किसी दिए गए जल प्रबंधन प्रणाली के तहत पानी के उपयोग की आपूर्ति बहुत कम होती है। जैसे आपके क्षेत्र से नहर गुजर के जा रही है और वहां नहर में पानी नहीं आ रहा है, तो यह जो है वहां पर सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एग्रीकल्चर ड्रॉट, इसमें क्या होता है, यह तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी फसल के विकास में अपर्याप्त होती है, यानी फसल के लिए पानी उपलब्ध ही नहीं होता है, तो उसे हम एग्रीकल्चर ड्रॉट कह देते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट किसे कहेंगे, जब पानी की असामान्य कमी किसी क्षेत्र की स्थापित अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। यह बदले में समाज के सामाजिक ताने बाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जिससे समाज में बेरोजगारी, प्रवास, असंतोष और कई अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस प्रकार मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, कृषि संबंधी सूखा अक्सर सामाजिक आर्थिक सूखे के रूप में जाना जाता है। तो ये चारों ध्यान रखेंगे। और कुछ क्षेत्र हैं जो भारी वर्षा यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां बाढ़ की संभावनाएं हो जाती हैं, भारी वर्षा से प्रभावित होते हैं। भूस्खलन के खतरे के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होती है, जैसा कि उत्तराखंड में आए दिन सुनते रहते हैं। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के वर्षा सिंचित क्षेत्र, जहां पर वर्षा सिंचित क्षेत्र अगर वहां वर्षा से बुरी तरह से प्रभावित हो गए, सूखे से प्रभावित हो जाते हैं अगर वर्षा नहीं होती। तो इस तरह से आप उनको देख सकते हैं एरिया को, और इसको अपने से ही मैप में पॉइंट आउट करिए कि कौन से सूखा क्षेत्र है, कौन बाढ़ क्षेत्र वाला है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रीजन है, ये सब बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। केरल का तटीय क्षेत्र है, हाँ मुंबई में आप देख रहे हैं बाढ़ वाला क्षेत्र अब बन गया है लगातार। तो इस तरह से आप इनको एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। अब बात करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर अपॉइंट्स अमित जैन एज ग्लोबल सीईओ। तो अमित जैन को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 31 मई 2021 से इस पद को बिकेश ओगरा साहब पहले थे, अब वह बोर्ड निदेशक में बने रहेंगे। तो इस तरह से जैन हैज बीन एसोसिएटेड विथ स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड सिंस जनवरी 2019 एज कंट्री हेड फॉर द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर देख सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के बारे में 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। और यह स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड है, और यह शाहपुर जी पलवोन जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है भारती एयरटेल्स अजय पुरी री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ COAI फॉर द ईयर 2021-22, यानी फिर से इनको बना दिया गया है। भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर द ईयर 2021-22। तो इस तरह से COAI क्या है, तो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अजय पुरी चेयरमैन है, प्रमोद कुमार मित्तल भी उपाध्यक्ष रहेंगे। और इससे संबंधित जैसे वोडाफोन है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस जियो है, ये सब कंपनियां जो है दूरसंचार कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। इस बार का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान भी मुशफिकुर रहीम, और स्कॉटलैंड की हरफनमौला कैथरीन ब्राइस को पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो इस तरह से इन दोनों के नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव मोर देन $600 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हालांकि यह एकदम रूस के बराबरी पर आ गया है, तो यानी टॉप 4 यानी 4th रैंक पर इसके इक्वल, कहीं कहीं दोनों में चौथे स्थान पर दिखा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट का अंतर है जो कि बहुत ही जल्दी ओवरटेक कर लेगा इंडिया। तो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है रीच्ड ए रिकॉर्ड लेवल विद द क्रॉसिंग ऑफ $600 बिलियन। अब भारत अब उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास $600 अरब से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हैं। तो वैसे भारत के मुकाबले चीन के पास 5 टाइम और जापान के पास 2 टाइम्स अधिक विदेशी मुद्रा
भंडार है। वहीं रूस से भारत काफी कम अंतर से पीछे है, जो बहुत ही जल्द उसे पीछे छोड़ देगा। इस तरह से तीसरे पायदान पर स्विट्जरलैंड है। भारत से आगे कौन कौन हो गए? रूस, स्विट्जरलैंड, जापान एंड चाइना। ये ध्यान रखेंगे। जबकि दुनिया के तमाम अमीर देश हैं, सिंगापुर, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली जैसे देशों को काफी पीछे छोड़ चुका है भारत। तो अमेरिका इसमें जो है 21वें पायदान पर है। तो टॉप 3 पोजीशन हासिल करने में भारत को लंबा समय तय करना पड़ेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड के पास विदेशी मुद्रा भंडार 1070.369 अरब डॉलर विदेशी भंडार है। तो इसी रफ्तार से अगर भारत बढ़ता है तो भारत को 5 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ये भी फैक्चुअल है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। इंडिया होल्ड्स अफगानिस्तान ऑन ड्रॉ टू इंटर थर्ड राउंड ऑफ एशियन कप क्वालिफायर। अफगानिस्तान फुटबॉल टीम को ड्रा पर रोककर भारत एशियाई कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में पहुंच गया है। हालांकि फीफा विश्व कप 2022 से बाहर हो गया है। तो इस तरह से अफगानिस्तान को इस मैच को जीतना था, तब वह एशिया के लिए क्वालिफाइंग कर सकती थी। इस तरह से भारत जो है तीसरे दौर के में चला गया है। 1-1 से जो है ड्रॉ रहा है मैच। और इस तरह से ग्रुप ई में भारत इस बार थर्ड पोजीशन पे था। तो इस तरह से 8 मैचों में 1 जीत, 4 ड्रॉ, 3 हार के साथ 7 अंक रहे, जबकि अफगानिस्तान इतने ही मैचों में 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस 16 जून के दिन, आज के दिन हर साल मनाया जाता है। तो यह दिन दुनिया भर में अपने 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यानी जो पैसा जो हमारे लोग विदेशों में रह रहे हैं तो यहाँ भारत में भेजते हैं। तो इस बार का थीम है रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद रखेंगे। और पहली बार 2015 में इसे मनाया गया था। तो इस बार कोविड-19 की वजह से प्रभावित करेगा, हालांकि वह प्रभाव नहीं छोड़ पाया। तो 2020 में प्रेषण में केवल 1.6% की गिरावट है, जबकि 2019 में $548 बिलियन से घटकर $540 बिलियन ही डॉलर हो गया है। तो यह ध्यान रखेंगे दिवस। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे ड्रॉट की, यानी सूख जो है डेजर्ट की बात करेंगे, मरुस्थल की बात करेंगे। मरुस्थल क्या होता है? यानी ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी रेगिस्तान किसे कहेंगे? डेजर्ट आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ द अर्थ. There are mainly found in subtropical high pressure areas where there is a lack of air and uneven temperature. Here तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर जो पाया जाता है, तो यह जो डेजर्ट है इसके पीछे इसके निर्माण में क्या क्या, इसके निर्माण में जलवायु का परिवर्तन, यानी दे आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेटिक परिवर्तन की वजह से भी होता है। और अक्सर आप देखोगे, हमें मानचित्र में देखिएगा, हमेशा पश्चिमी भाग में ही आपको मरुस्थल, जैसे अपने यहाँ थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र तो पश्चिम भाग हुआ कि नहीं? सहारा किधर है? पश्चिम। सहारा तो बहरहाल सबसे बड़ा है द्वीपों में। हालांकि अगर कोल्ड डेजर्ट, चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट में अंटार्कटिका तो पूरा शीत वाला मतलब बर्फीला क्षेत्र ही है। लेकिन वैसे अगर बात किया जाए गर्म मरुस्थलों में, तो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, यानी भारत का 3 गुना कह सकते हैं। तो इस तरह से सहारा डेजर्ट और डेजर्ट आर फॉर्म आफ्टर द, कह सकते हैं कि यह उच्च यानी हाई प्रेशर का क्षेत्र, ठंडी महासागरीय जलधाराएं, कोल्ड ओशियन करंट आदि अनेक प्राकृतिक घटनाओं की क्रिया के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों के बाद रेगिस्तान बन जाते हैं। तो इस तरह से द डेजर्ट इज ए बारन लैंड एंड इज फॉर्म ड्यू टू सीजनल प्रोसेस as the huge variation in temperature during the day and night exert stress on the rock resulting in their breaking into pieces, टुकड़ों में टूटते रहते हैं in the
तो इस तरह से इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यह ध्यान रखेंगे। जैसे सहारा डेजर्ट तो नॉर्थ अफ्रीका मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें 11 देश आएंगे अफ्रीका महाद्वीप के। अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, नाइजीरिया, माली, ये सब देश इसको स्पर्श करते हैं। मानचित्र में थोड़ा सा आइए देखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है सहारा डेजर्ट है। अब यहां पर सारे देश इसके जो सटे हुए हैं आप इसी से लगा सकते हैं। ये सारे देश अल्जीरिया, लीबिया, मर्टीनिया, मोरक्को, ये सब जो है इसी अल्जीरिया, हाँ यहाँ इवन देख रहे हैं ना इथोपिया तक यह फैला हुआ है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का 75% पार्ट ऑफ डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये आप देखिए मानचित्र में, ये देख रहे हैं ना पूरा जो है यह क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी तरह से अटाकामा डेजर्ट आप देख रहे हैं, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट। यहीं पर आप देखोगे मानचित्र में एकीके शहर है, और एकीके जिसे याद रखना अरिका और एकीके शहर, इसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पिछले 400 ईयर से वर्षा ही नहीं हुई है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह देखिए अमेरिका में मोहेब डेजर्ट है, यहीं पर आप मैक्सिको में सोनेरॉन डेजर्ट है, यहाँ पर गोबी डेजर्ट देख रहे हैं ना, यह जो है मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करता है। यहीं पर बाहर अगर बात करेंगे तो जैसे ईरान, यहीं आगे बढ़ते जाएंगे, ईरान में दस्ते कबीर, दस्ते लुत, यह आपका सऊदी अरब है। यहाँ पर अल नफद, रूबल खाली, हमादा डेजर्ट, यह सब पाया जाता है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आप कालाहारी डेजर्ट, यहाँ बुशमैन ट्राइब्स पाई जाती है। यह नामिब डेजर्ट नामीबिया में, कालाहारी बोत्सवाना में, और यहाँ पे भी एक डेजर्ट पाया जाता है। कल मैंने केन्या की बात की थी ना, यहाँ भी डेजर्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह पेटागोनिया का डेजर्ट, इट इज कोल्ड डेजर्ट, अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। टकला मकान डेजर्ट, यह चीन में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने सारी लिस्ट दे दिया है, इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। अटाकामा, किजिलकुम, ये उज्बेकिस्तान है, दस्ते लुत, दस्ते कबीर मैंने बता ही दिया, इन सब को याद रखिएगा। और अल नफद मैंने बताया बोत्सवाना, तकला मकान चीन में, सोनेरान मैक्सिको में, ये सारे डेजर्ट हैं, इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में सूरज उपाध्याय, सुभाष रानी, लव, अदिति, हेमंत शर्मा, रुपिंदर कौर, दिनेश कुशवाहा, एकता, विवेक यादव, आरटी शर्मा, मधु आशुतोष, रेणु बाला, मोनी गुप्ता, मिली, रोली सरोज, नाइम अंसारी, फील प्राउड, अग्नेश्वर चैटर्जी, वंदना शर्मा, आकाश वरुण, संजय नेगी, नीलांबर मिश्रा, आयशा रहमान, विनोद जायसवाल, अंकिता राठौर, मोहम्मद हसन, दीपक कुमार, आर्ची तिवारी, हफ्सा लश्कर, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। हु इज द प्रेजेंट एमएसएमई मिनिस्टर, कौन है इसमें मंत्री? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन नाटो एट प्रेजेंट? नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 26, 24, 28 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? 6, 8, 12, 14। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी सिचुएटेड? नागपुर, पुणे, लखनऊ, मुंबई। And next question है, who has been reappointed as the chairman of the Cellular Operators Association of India for the year 2021-22? प्रमोद कुमार मित्तल, अजय पुरी, दिनेश कुमार कारा, राहुल बजाज। Next question है, which country's player has been selected in the men's category ICC Player of the Month? India, Bangladesh, Pakistan, England. And next question है, which country ranked first in the world in foreign exchange reserve? इंडिया, जापान, चीन, रशिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्रीज टीम डिड द इंडियन फुटबॉल टीम ड्रॉ द मैच इन द फीफा वर्ल्ड कप 220 एंड एशियन कप 2023 क्वालिफायर्स? किसने ड्रॉ, किसके साथ ड्रॉ कराया? कतर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व्ड? 11 जून, 12 जून, 14 एंड 16 जून। And last question है, in which country is the Patagonian desert located? Argentina, Australia,
चीन, ब्राजील। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।